बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं जी जरा बायोजेनेटिक्स के सेकंड पोर्शन की तरफ, यानी कि इन अदर वर्ड्स पार्ट 2 में मैं आप लोगों को अब रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस उसके बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को इस वीडियो के पार्ट 1 के अंदर जो पिगमेंट्स हैं उनके बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, और उसके साथ साथ जो फैक्टर्स हैं उनको भी हमने देख लिया। तो अब आप लोग रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस उससे आ जाएं। तो आप लोग जरा जी इसको अच्छी तरह से गौर से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों का कल का जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाए। सो देयर आर टू मेन फेजेस ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। वी नो कि एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। अब इसके दूसरे और क्या क्या नाम है? एक तो इसका नाम है जी लाइट रिएक्शन, ठीक है ना। दूसरी बात है जी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब इसके साथ साथ इसका नाम एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी जिसमें सिंथेसिस होती है एटीपी की इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और एक और नाम याद रख लें अपने नॉलेज के तौर पर, वो क्या है? हेल्स रिएक्शन। अब हेल्स रिएक्शन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि रॉबर्ट हेल जिसने इस सारे प्रोसेस को स्टडी किया था, ठीक है। तो मैं इसके साथ स्लैश करके इसका भी नाम मेंशन कर देता हूं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज हेल्स रिएक्शन। तो ये क्योंकि बुक्स में ज्यादा नहीं लिखा होता, इसलिए आप लोगों को अगर इनकेस ऑप्शन में ये आ गया तो आपको पता हो कि ये इसको हिल्स रिएक्शन का नाम भी दिया जाता है, स्पेशली उसका जो नॉन साइक्लिक पार्ट है, स्पेशली उसको। और यू नो कि जो नॉन साइक्लिक पार्ट है उसको फिर हम जी स्कीम कहते हैं। नंबर 1, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस है, दे आर कैरिड आउट बाय द लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द पिगमेंट्स एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। दैट इज द मेन इवेंट जो कि इस रिएक्शन के अंदर होगा कि लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया जाएगा और उसको फिर कन्वर्ट किया जाएगा इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरी बात, सो इसमें जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं? सो ATPs which in provide energy for the reduction of carbon dioxide। एक चीज ध्यान में रख लें कि ATP को हम एसिमिलेटिंग पावर कहते हैं। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, बट रिडक्शन नहीं करता, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर असल में किसके पास होती है? द सेकंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन विच इज NADPH2, जिसको अक्सर हम NADPH और साथ प्रोटॉन्स प्लस जो है वो साथ मेंशन कर देते हैं। सो इट इज अ रिड्यूसिंग पावर। तो अगर इनके हिसाब से ये पूछा गया ATP और NADPH में से रिड्यूसिंग पावर कौन है, तो फिर NADPH2 है, ठीक है। तो ATP जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर रिडक्शन। अब फोटो सिस्टम जो इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जी लाइट रिएक्शन की, उसमें जो 2-3 चीजें स्पेशली याद रखने वाली हैं, उसमें फोटो सिस्टम, उसके कंपोनेंट्स और उसकी टाइप्स स्पेशली। तो फोटो सिस्टम हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को, सो ऑर्गेनाइज्ड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फोटो सिस्टम किधर होगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं फर्दर कि इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। सो इस तरह से जब आप भी बुक को पढ़ें तो आप लोग फिर हाईलाइटर पास रखें और जो मेन चीजें हैं उनको हाईलाइट करते जाएं। तो एक चीज हाईलाइट करने वाली थी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, दूसरी हाईलाइट करने वाली चीज थी कि ये क्लस्टर है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का। अब उन पिगमेंट्स के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं वो रिएक्शन सेंटर में होते हैं, कुछ एंटीना कॉम्प्लेक्स में होते हैं। तो इसलिए इसके लिए 2 पार्ट्स हैं फोटो सिस्टम के, वन इज एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड अदर इज रिएक्शन सेंटर। हम इन चीजों को भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो एक एंटीना कॉम्प्लेक्स हो गया और एक उसमें से हो गया रिएक्शन सेंटर, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इन केस ये कंपोनेंट्स के नाम पूछे जाएंगे तो आप ये याद रख लें। फिर नेक्स्ट वन, एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल भी होता है, बी का भी होता है और कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं, बट कोई कैरियर प्रोटीन्स, कोई कैरियर मॉलिक्यूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होते। इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम नहीं है। और रिएक्शन सेंटर के अंदर फिर आपको मिलता है क्या क्या, अब उसकी हम डिटेल जाएंगे जी नीचे रिएक्शन सेंटर के अंदर। So reaction center consists of number one or more molecules of chlorophyll A, then primary electron acceptor, then associated electron carriers of the electron transport chain। अब उन कैरियर्स के नाम आप लोगों ने सीक्वेंस के अंदर याद रखने होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि फ्लां के बाद इलेक्ट्रॉन्स किसके पास गए, फ्लां को इलेक्ट्रॉन्स किससे मिले, कौन किसका रेड्यूसिंग एजेंट है, कौन किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ज़हन में रख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनर, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, इट इज ऑलवेज रेड्यूसिंग एजेंट, और जो किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा होता है सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह से जिसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं वो रेड्यूस्ड हो जाता है और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हर एक जगह पर आपको इसमें से याद रखनी है। नेक्स्ट वन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम होता है ट्रैप्स द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एंड देन पासेस देम ऑन द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर अब फर्दर क्या याद रखेंगे, इसमें आप लोगों को जो जनरेशन ऑफ एटीपी है बाय केमियोस्मोसिस ये कैसे होनी है ये देखना है। सो इट इज लिंक्ड टू क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्शन सेंटर एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। तो हमारे पास फोटो सिस्टम की 2 मेजर टाइप्स हैं, यू नो 1 and 2।
अब पहली बात, इनको 1 और 2 किस लिए कहते हैं? आफ्टर डिस्कवरी ऑर्डर। अगर आप रिएक्शन में सीक्वेंस में बात करेंगे, जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें पहले कौन से वाला फोटो सिस्टम रोल प्ले करता है? फोटो सिस्टम 2 पहले रोल प्ले करता है और 1 बाद में आता है। तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि हमने 1 को 1 क्यों कहा, 2 को 2 क्यों कहा। अगर पहले 2 आ रहा है तो उसको 1 कहना चाहिए, बट डिस्कवर पहले 1 हुआ था और बाद में 2 हुआ था। इसलिए जो पहला डिफरेंस इसमें आप याद रखेंगे, वो फर्स्ट जो कॉलम के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो यही है कि इट वाज डिस्कवर्ड अर्लियर, इट वाज डिस्कवर्ड लेटर। सेकंड जो डिफरेंस आप याद रखते हैं वो क्या है कि ये जो फोटो सिस्टम 1 है, ये लाइट के डिपेंडेंट रिएक्शन में जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ मतलब अकेला इन्वॉल्व ये जो है वो 1 होता है और 2 नहीं होता। सो इट इन्वॉल्व्स इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन लेटर देन द फोटो सिस्टम 2, बाद में आता है, और फोटो सिस्टम 1 जो है वो बाद में आता है और 2 पहले आता है। देन फोटो सिस्टम 1 के बारे में इट इन्वॉल्व्स इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। जो 1 है वो दोनों में इन्वॉल्व है, नहीं हाँ जी दोनों में इन्वॉल्व है, 1 में भी और 2 में भी। और जो 2 होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक फेज यानी जिसको हम जी स्कीम कहते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है। अब 1 का रिएक्शन सेंटर P700, ये क्लोरोफिल की खास टाइप, जैसे हमने लास्ट रिएक्शन में पढ़ा कि क्लोरोफिल ए 4 किस्म का होता है, P670, P680, P690 एंड P700। तो इनमें से जो P700 है वो इस फोटो सिस्टम 1 का पार्ट है और P680 फोटो सिस्टम 2 का पार्ट होता है। नेक्स्ट वन, इट इज नॉट रिलेटेड टू द फोटोलाइसिस, इसका कोई उससे ताल्लुक नहीं होता, बिकॉज ये प्रोसेस जो फोटोलाइसिस है ये बेसिकली वाटर की ब्रेकडाउन है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड सम एंजाइम्स। तो ये सिर्फ नॉन साइक्लिक में होता है, साइक्लिक में नहीं होता। और आखिरी डिफरेंस में आप क्या याद रखेंगे कि 1 जो है वो रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सिस्टम 2, जबकि फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलते हैं? आफ्टर द रिमूवल। पहले उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और फिर अगर वो रिसीव करता है तो कहां से? वाटर से। और जो 2 होता है उसको इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलते हैं? फोटो सिस्टम जो 1 है उसको कहां से मिलते हैं? 2 से मिलते हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस, यानी 5 मैंने आपको डिफरेंसेस बताए हैं, तो इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेना, बल्कि 6। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास आती है चीज जी, ये डिफरेंस हो गया। और हम नेक्स्ट चलते हैं नॉन साइक्लिक की डिटेल में थोड़ा सा। ये नॉन साइक्लिक का आप लोगों की बुक में पूरा एक व्यू बना हुआ है तो उसको थोड़ा सा जरा मॉडिफाई करके मैंने यहाँ पर शो किया है। इसमें मेजर पॉइंट याद रखने वाले क्या क्या हैं? नंबर 1, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बाय लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसको फोटोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट वन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन इज आल्सो कॉल्ड एट जी स्कीम, क्योंकि ये जी एक बनता है तो इस वजह से जो इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का व्यू बनता है वो जी शेप का बनता है, इस वजह से इसको जी स्कीम कहा जाता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन इज मच मोर कॉमन देन द साइक्लिक। एंड लास्ट पॉइंट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन यील्ड्स एटीपी एंड डीपीएच2, 2 इसकी मेजर प्रोडक्ट्स हैं। तीसरी इसकी बाई प्रोडक्ट होती है, वो जो बाई प्रोडक्ट होता है वो है ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों को सीक्वेंस में याद रखना है कि जैसे आपको दिखाई दे रहा है फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आएंगे, देन नेक्स्ट वन आएगा जो रिसीविंग मॉलिक्यूल वो है प्लास्टोक्विनोन। नेक्स्ट वन आ जाएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स विच आर द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स। नेक्स्ट वन आ जाएगा प्लास्टोसायनिन which is copper containing protein. Next sequence में फोटो सिस्टम 1, वहां से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और देन फेरिडॉक्सिन और देन NADP रिडक्टेज एंजाइम का नाम है, और NADP को जब वो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा इनटू NADPH2। ये कुछ डिटेल हो गई जो सीक्वेंस में नाम याद रखने थे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड साइक्लिक प्रोसेस की तरफ। पहली बात तो इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब ATP की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरी अमाउंट प्रोड्यूस नहीं होती। अब रिक्वायरमेंट क्या है? For 1 Kelvin cycle you need 9 ATP and 6 NADPH2। तो जब एक दफा लाइट रिएक्शन चलता है, जी स्कीम चलती है, तो 6 NADPH2 प्रोड्यूस हो जाते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट ATP 6 प्रोड्यूस होते हैं, 3 कम बनते हैं। तो उन 3 की कमी पूरी करने के लिए ये प्रोसेस नॉन साइक्लिक से साइक्लिक हो जाता है, बिकॉज NADPH की फर्दर जरूरत नहीं होती और सिर्फ किसकी जरूरत होती है? ATP की। That's why जैसे फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है, it only generates of ATP by the coupling of electron transport by chemiosmosis. Second point, it occurs when ATPs are lesser and NADPH are in accordance to the requirement of Calvin cycle, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तीसरी बात, it does not produce NADPH। तो मेजर डिफरेंसेस के अंदर आप लोग प्रोडक्ट का डिफरेंस बताएंगे। साइक्लिक में आपको सिर्फ ATP बनता नजर आएगा, नॉन साइक्लिक में ATP NADPH दोनों बनेंगे। साइक्लिक के अंदर कोई फोटोलाइसिस नहीं होगी, नॉन साइक्लिक में 2 फोटोलाइसिस मौजूद होगी या चलेगी। इस तरह से साइक्लिक में कितने ATP बनेंगे? 3, और नॉन साइक्लिक में कितने बनते हैं? 6। तो ये सारे डिफरेंसेस के अंदर आप लोग ये चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है? जैसे ही फोटो सिस्टम 1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन्स और फेरिडॉक्सिन को देता है,
फिर वो NADP को नहीं देता बल्कि वापस दे देता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, और फिर दोबारा से वो फोटोसिस्टम 1 के अंदर आते हैं, तो ये एक साइकिल चलना शुरू हो जाता है। अब ये साइकिल तब तक चलता है तब तक जब तक 3 ATP फर्दर प्रोड्यूस नहीं हो जाते। बाकी डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। ये आपको एक कॉलम बना नजर आ रहा है जी, उसमें 6 डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रीयूज्ड, साइक्लिक में रीयूज होते हैं। दूसरा पॉइंट, दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, नॉन साइक्लिक में 1B और 2B, जबकि साइक्लिक में सिर्फ 1। इसी तरह से तीसरा डिफरेंस, जैसे मैं बात कर रहा था, ATP यानी DPH2 दोनों प्रोड्यूस होते हैं, साइक्लिक में सिर्फ ATP। देन लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो नॉन साइक्लिक में होता है वो NADP होता है, जबकि उसके अंदर P700, वैसे वो लास्ट नहीं होता क्योंकि साइकिल चल रहा होता है तो उससे आगे फर्दर चले जाते हैं। देन ऑक्सीजन इज इवॉल्व, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज होती है नॉन साइक्लिक में, साइक्लिक में बिल्कुल भी रिलीज नहीं होती क्योंकि फोटोलाइसिस का प्रोसेस नहीं चलता। और लास्ट डिफरेंस कि ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता है और साइक्लिक जो होता है वो स्पेशल केस में जब डेफिशिएंसी होती है। बाकी मैंने आपको जैसे कहा था कि एक और डिफरेंस इसमें आप लोग शामिल कर सकते हैं, वो ये कि आप लोगों को इसके अंदर जो ATP के अमाउंट का डिफरेंस है कि 3 ATP इन केस ऑफ, बल्कि मैं इसको ऐड कर देता हूं इस डिफरेंस के अंदर भी, कि आपको ATP की जो अमाउंट का डिफरेंस है वो भी इसमें याद रख लेना है कि नॉन साइक्लिक के अंदर 6 ATPs आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर देता हूं ताकि मजीद डिफरेंसेस क्लियर हो जाए। सो इसमें जी 6 ATPs प्रोड्यूस होते हैं, और इसी तरह से आप दूसरी तरफ क्या बात करेंगे कि ओनली 3 ATPs आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया फर्दर डिफरेंस। तो इस तरह से जी ये आप लोगों ने जितने भी डिफरेंसेस हैं इनको अच्छी तरह से याद रख लेना है। उसके बाद हम चलते हैं केमी ऑस्मोसिस का एक दो पॉइंट, इट इज द प्रोसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP, बट एक्चुअली ये प्रोसेस नहीं है, मैं इसमें एक एडिशन कर देता हूं, इट इज द मैकेनिज्म। सो ये मैकेनिज्म है ऑफ mechanism process for the synthesizing ATP using the energy of electron chemical gradient, और उसके साथ साथ रिडॉक्स रिएक्शन चलते हैं जो कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन होते हैं, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो इसकी भी बाकी डिटेल आप लोगों ने पढ़ी होती है, बल्कि मैं ऐसा करता हूं जी उसका जरा जो व्यू बुक में बना हुआ है, डायग्राम बनी हुई है, उसमें से एक दो पॉइंट आपको समझाना है, तो पहले मैं वो आपको बता दूं, फिर हम डार्क रिएक्शन की तरफ आएंगे। ओके जी, मैंने टेक्स्ट बुक का जो पेज है वो आपको ओपन कर लिया, जिस स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर जो स्पेशली इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है वो है ये डायग्राम के अंदर की चीजें। आपको यहाँ पर थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, वो उसका एक पार्ट दिखाया गया है, और उस मेम्ब्रेन के जो अक्रॉस एक एरिया है हमारे पास ल्यूमेन एरिया, जो कि एक्चुअली थाइलाकॉइड के अंदर की खाली जगह होती है, जिसको हम थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस इसी वजह से नाम देते हैं। और उसके ओपोजिट जो पिंक कलर का ये सारा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये है स्ट्रोमा। ठीक है, तो इस तरह से ये दो एरियाज के अंदर हमें कौन कौन सी एक्टिविटी होती नजर आ रही है, ये भी आप लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर इसमें से जब पूछा जाता है तो हम आंसर नहीं दे पाते। लाइक फॉर एग्जांपल, ये वाटर की जो हम लोगों ने ब्रेकडाउन कहा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोलाइसिस का जो प्रोसेस था, तो अगर इन केस आपसे पूछा जाए क्या वो थाइलाकॉइड की सरफेस पे चलेगा, क्या वो स्ट्रोमा में चलेगा, क्या वो ल्यूमेन एरिया में यानी थाइलाकॉइड की इंटीरियर स्पेस में चलेगा, तो आपको नजर आ रहा है कि ये थाइलाकॉइड की इंटीरियर स्पेस पे चल रहा है, स्पेशली थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर जो एम्बेडेड फॉर्म के अंदर हमें चीजें मिल रही हैं, ये आप लोगों को ल्यूमेन एरिया के अंदर वाटर की ब्रेकडाउन नजर आ रही है। उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन रिलीज होगी, लेकिन प्रोटॉन साथ रिलीज होंगे। अब जैसे जैसे प्रोटॉन्स यहाँ पर ज्यादा होते जाएंगे, उनका ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन ल्यूमेन के अंदर ज्यादा हो जाएगी और स्ट्रोमा के अंदर कम होगी। इस वजह से वो मूव करना चाहेंगे फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो, बट क्योंकि ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में से वो आसानी से पास नहीं हो सकते, इसलिए उनकी स्पेशली हेल्प के लिए ये एक खास स्ट्रक्चर आपने जिसका नाम याद रखना है, एटीपी सिंथेस, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, जिसका एक हिस्सा एम्बेडेड है और एक हिस्सा ओपन है इनटू द स्ट्रोमा एरिया। तो यहां से ही प्रोटॉन मूव करके आएंगे नीचे, और जैसे ही वो नीचे आएंगे तो उनके पास जो एनर्जी थी इन द फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी, जो कि उनको मिली थी इलेक्ट्रॉन से, ये भी जहन में रख लें, सनलाइट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आई, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी प्रोटॉन्स के अंदर आई, और वो प्रोटॉन्स जो एनर्जी दब देंगे वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, ताकि वो एनर्जी यूज करके किस में चेंज हो जाए, एटीपी में। एंड दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस। इस सारे प्रोसेस का नाम है केमी ऑस्मोसिस। तो आप लोगों को केमी ऑस्मोसिस के अंदर सारी चीजें जो एरिया है वो याद रखना है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रोमा दैट इज द एरिया वेयर NADPH एंड ATP आर प्रोड्यूस्ड, उनका सारा मैकेनिज्म कहाँ चला, वो थाइलाकॉइड के ऊपर चला। कुछ ल्यूमन के अंदर चीजें हो रही थी, कुछ मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही थी, बट उनकी जो प्रोडक्शन हुई है वो स्ट्रोमा में। वाई? बिकॉज दे हैव टू बी यूज्ड इन स्ट्रोमा, उनको डार्क रिएक्शन में यूज होना है, और डार्क रिएक्शन का एरिया अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो स्ट्रोमा है।
लाइट रिएक्शन का एरिया पूछा जाएगा तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से ये आप लोगों को छोटी छोटी सी 2-3 बातें यानी बड़ी इंपॉर्टेंट ये ज़हन में रखनी है। अब हम चलते हैं नहीं जरा डार्क रिएक्शन की डिटेल के अंदर। तो यहाँ लाइट रिएक्शन खत्म, डार्क रिएक्शन में आ जाए। द रिएक्शंस व्हिच डू नॉट रिक्वायर लाइट डायरेक्टली, पहली बात इसको डार्क इसलिए नहीं बोलते कि ये अंधेरे में होता है या रात को होता है, सारी फोटोसिंथेसिस दिन को कंप्लीट होती है, तो इसको भी डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट डज नॉट नीड लाइट। इसको डायरेक्ट लाइट की कोई जरूरत नहीं, इसको लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स चाहिए, वो दिन को दे दें वो रात को दे दें, जब मिल जाएगी ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो दैट्स वाई इसको हम दूसरा नाम फिर क्या दें, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो एक नाम ये है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जैसे कि ये लिखे नजर आ रहा है नीचे। और एक और नाम जो आप लोगों ने अपनी बुक में पढ़ा होता है दैट इज द केल्विन साइकिल, यानी C3 पाथवे, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रोडक्ट C3 होती है। बट आपको मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि केल्विन साइकिल का फाइनल प्रोडक्ट है G3P, वो भी हम देखेंगे, और डार्क रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज है। तो इसका मतलब क्या है कि डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं अगर ये कहूँ कि हर केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन होता है तो बिल्कुल सही, लेकिन क्या हर डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल होता है? नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस भी याद रखेंगे, डार्क रिएक्शन में प्रोडक्ट सिंथेसिस भी होती है, जबकि केल्विन साइकिल के अंदर प्रोडक्ट सिंथेसिस का मतलब ग्लूकोज की प्रोडक्ट नहीं बनती। अब आते हैं जरा इसकी डिटेल में फर्दर। केल्विन साइकिल के 3 स्टेप आप लोगों ने अपनी बुक के अंदर पढ़े होते हैं, तो उसमें आप लोगों को फर्स्ट जो स्टेप है वो याद रखना होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन। अब ये फिक्सेशन कैसे होती है? 3 मॉलिक्यूल्स स्टोमेटा के थ्रू जब अंदर आते हैं प्लांट्स के सेल के अंदर, और वहां पर पहले से ऑलरेडी एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल पड़ा होता है आरजीबीपी, उसके भी 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोलोज बिस फॉस्फेट। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि क्या केल्विन साइकिल एक कार्बन डाइऑक्साइड चलाती है? नो, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन अलग होगा, दूसरी का अलग होगा, तीसरी का अलग होगा, रिएक्शन सेम होंगे, रिएक्शन सेम होंगे। इसका मतलब अगर इनके हिसाब से ये पूछा जाए कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर नीडेड टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो उसका आंसर होगा 6, क्योंकि 3 कार्बन डाइऑक्साइड एक केल्विन साइकिल में चाहिए, और एक सिंगल केल्विन साइकिल से ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं होती। एक केल्विन साइकिल चलता है, फिर दूसरा केल्विन साइकिल चलता है, 6 मॉलिक्यूल्स जब बन जाते हैं, मतलब 6 मॉलिक्यूल्स जब यूज हो जाते हैं, तो 2 हमारे पास C3 कंपाउंड G3P आ जाते हैं, फिर एक G3 भी कन्वर्ट होता है DAP में, यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, फिर वो मिलते हैं, फ्रुक्टोज बनती है, फिर उसके बाद वो आइसोमराइजेशन होती है। तो ये सारा प्रोसेस बाकी इंशाल्लाह जब रेस्पिरेशन की बात हम करेंगे उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ये है कि आपने याद क्या रखना है कि 1 केल्विन साइकिल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट है, ये इनपुट कंसिडर होगी, और उसके बाद इसका एक्सेप्टर होगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट व्हिच इज अ कीटो शुगर, ये भी याद रखेंगे। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो एक्चुअली एक कार्बन डाइऑक्साइड अगर बात करें उसमें 1 कार्बन है, राइबोलोज में 5 कार्बन, तो हाईली अनस्टेबल 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है। बट क्योंकि वो हाईली स्टेबल अनस्टेबल होता है तो स्प्लिट करके 2C3 में चेंज हो जाता है। अब वो जो 2C3 बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल इज C3। मैं 2 बातें करूंगा, दोबारा सुन लीजिएगा। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल इज C6, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल C3। तो वो जो C6 बना था वो हाईली अनस्टेबल था, इसलिए इस साइकिल का नाम C6 पाथवे नहीं है, इस साइकिल का नाम C3 पाथवे है। तो C3 पाथवे इस वजह से बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और वो कौन है जी? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब उसके अंदर अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड एक राइबोलोज से रिएक्ट करे तो एक C6 बनेगा, उसकी स्प्लिटिंग से 2 C3 बनेंगे। लेकिन अगर 3 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 3 मॉलिक्यूल्स राइबोलोज बिसफॉस्फेट के हैं, तो फिर टोटल हमारे पास जो C6 बनेंगे वो भी 3 बनेंगे, बट हर एक 2-2 में क्योंकि स्प्लिट करेगा, तो दैट्स व्हाई C3 की तादाद 6 होगी। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA दैट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट। उसके बाद फिर क्या होगा? रिडक्शन फेज। अब रिडक्शन फेज में एनर्जी जैसे हम पीछे बात कर चुके हैं वो ATP प्रोवाइड करेगा। रिडक्शन करेगा कौन? NADPH, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं। तो ये रेड्यूसिंग पावर यूज हुई और एसिमिलेटिंग पावर यूज हुई। ये दोनों पावर्स यूज होने के बाद क्या बनी? दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ किसकी? केल्विन साइकिल की। अब बनते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, हम इसको G3 भी बोलते हैं, लेकिन अगर इसका नाम आप इस तरह से बोलें 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, तो फिर इसकी एब्रिविएशन कुछ और हो जाती है, फिर इसकी एब्रिविएशन होती है 3PGAL। लेकिन अगर इनके हिसाब इसको ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पढ़ते हैं तो फिर इसकी एब्रिविएशन है G3P। अब इन 6 मॉलिक्यूल्स में से 1 मॉलिक्यूल इज एन आउटपुट, 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के इनपुट है और 1 मॉलिक्यूल G3P का आउटपुट है। वो जो आउटपुट है उसने आगे क्या करना है? उसने हाफ लिखा हुआ है मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाने वाली बात है, पूरा बन भी नहीं सकता,
तो एक पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 G3B चाहिए। ठीक है, ये ज़हन में रख लें, 2 कैल्विन साइकिल 2 G3B, तो हर चीज डबल करेंगे। यानी अब मैं ये भी आपको साथ मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ है तो उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। अब ये जो बाकी 5 रह जाते हैं वो क्या करते हैं, रीजनरेशन ऑफ RUBP। अब रीजनरेशन की ज्यादा डिटेल आपकी बुक में क्योंकि ऐसा सच नहीं है तो उसमें अभी जाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये मैं किसी और वक्त आपको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूँ। तो इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3B आर यूज्ड फॉर द रीजनरेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP जो कि एक्सेप्टर हैं, लेकिन उसमें पहले स्टेप पर क्या होगा, पहले स्टेप के ऊपर RUP बनेगा, राइबोलोज फॉस्फेट बनेगा। लेकिन अगर इन केस आप लोग कहेंगे कि उसको एक और फॉस्फेट मिल जाए जो कि ATP से मिलेगा, तो फिर वो चेंज हो जाएगा राइबोलोज बिस फॉस्फेट में। तो ये भी याद रखना है। एक और चीज कि इसके अंदर जब रिडक्शन फेज चलता है तो 6 मॉलिक्यूल्स जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के हैं वो रिमूव भी होते हैं। ये भी ध्यान में रख लें, क्योंकि जो इसमें आप लोगों को अभी नाम लिखा नजर नहीं आ रहा वो है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बुक में मौजूद है। मैं एक्चुअली आप लोगों को ना जरा बुक का कैल्विन साइकिल दिखा देता हूँ उसके अंदर, क्योंकि एक दो चीजें और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियरली दिखाई देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आप लोगों को 3 फॉस्फोग्लिसरेट है उससे अगले स्टेप पर क्या याद रखना था, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो ये एक एडिशनल मॉलिक्यूल जो कि उस साइकिल में आपको नजर नहीं आ रहा था जो मैंने आपको दिखाया, तो उसके साथ साथ ये फॉस्फेट निकल गया। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट G3B बनेगा उसके पास दो फॉस्फेट नहीं होंगे, उसके पास जस्ट एक फॉस्फेट होगा एट कार्बन नंबर 3। बाज़ ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्वेश्चन और आप इसमें अक्सर गलती कर जाते हैं। जब आपसे पूछा जाता है कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कंटेन्स हाउ मेनी फॉस्फेट, तो इसका आंसर 3 नहीं होता, इसका आंसर होता है 1 फॉस्फेट। यानी वो 1 फॉस्फेट क्योंकि कार्बन 3 पे लगा होता है इसलिए उसका नाम हम लोग बोलते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसलिए नहीं कि उसमें 3 फॉस्फेट होते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों को याद रखना है कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में सिंगल फॉस्फेट है, लेकिन 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में 2 फॉस्फेट हैं, एक कार्बन 1 पर और एक 3 पर, और वही एक एडिशनल बाहर आ गया जिसका मतलब फिर ग्लिसरैल्डिहाइड के पास यानी एक ही फॉस्फेट रह गया जो कि 3 नंबर कार्बन पर था। तो ये छोटी सी बात क्लियर कर लीजिएगा। हम चलते हैं जरा जी दोबारा इसमें नोट्स में। आखिरी बात जो मैंने आपको बतानी थी वो ये कि इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड, यानी जो इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली वो क्या है, वो आप लोगों को याद रखनी है कि इसके अंदर फॉर 1 केल्विन साइकिल टोटल 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 9 ATP प्लस 6 NADPH आर रिक्वायर्ड, but for the production of 1 molecule of glucose total 6 molecules of carbon dioxide plus 18 ATP and 12, अब ये 12 क्या थे, NADPH, ये आगे चला गया। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर जरा छोटा कर लेता हूँ जी, इस जो है वो टेबल को, ताकि वो जो आगे चली गई है चीज वो पीछे ही आ जाए। एक मिनट जरा वेट करें बस, ताकि आप लोगों को वो दोबारा से नजर आना शुरू हो जाए। जी अब ये आप लोगों को जी कंप्लीट नेम नजर लिखा नजर आ रहा है कि जी 12 NADPH, और अगर इन केस आप लोग इसके साथ अगर H2 भी लिख लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप चाहे चलें लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन न रहे। वैसे हम उसको NADPH प्लस H प्लस आइंस के साथ भी शो कर सकते हैं। तो 6 मॉलिक्यूल्स एक केल्विन साइकिल में बनते हैं, जबकि 12 NADPH पूरे 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए बनते हैं। अब एक और चीज छोटी सी जो आपको बतानी है कि वो जो 1 मॉलिक्यूल G3P का आउटपुट की फॉर्म में केल्विन साइकिल से बाहर आता है, क्या वो सिर्फ ग्लूकोज बनाता है? नहीं, ये भी मैं आपको जरा बुक से एक छोटी सी बात जरा क्लियर करके बता दूं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बुक के अंदर, और उसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है ग्लूकोज एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो आपको अगर पूछा जाए कि वो जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या है, वो जो आउटपुट बाहर आया था उसने जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ग्लूकोज के अलावा प्रोड्यूस किए वो कौन से थे, तो इसको अब आप कहां से क्लियर करेंगे। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं पीछे। तो आप लोगों को जो रिएक्शंस के अंदर समराइज करके एक डायग्राम दिखाई जाती है, मैं उस पर आ जाता हूं आपको लेकर, और वहां से आप लोग जरा इसको अपनी बुक से भी क्लियर कर लीजिएगा, हाईलाइट करके रख लीजिएगा चीज को, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। जैसे कि ये अब आप लोगों को नजर आ रही है कि समरी, और इस समरी के अंदर आप लोगों को सारे का सारा जो प्रोसेस है केल्विन साइकिल का भी, लाइट रिएक्शन का भी, वो सारा दिखाई देता है। ठीक है, ये जरा मैं क्लियर करके दिखा दूं, थोड़ा सा हम जरा पीछे चले गए हैं मजीद। तो ये डायग्राम है जी। अब इस डायग्राम के अंदर आप लोगों को लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों इकट्ठे नजर आते हैं। यहाँ पर स्पेशली याद रखने वाली बात क्या थी, वो था जी ये अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिटेल। अब वो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप लोगों को अमाइनो एसिड्स का नाम भी लिखा नजर आ रहा है, फैटी एसिड का नाम भी लिखा नजर आ रहा है, और उसके साथ साथ फिर सुक्रोज, स्टार्च एटसेट्रा। अब एक चीज याद रखने वाली क्या है कि अगर ग्लूकोज प्रोड्यूस होने के बाद यूटिलाइज होगी तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज यूज होगी,
अगर इसको ट्रांसपोर्ट करना होगा, किसी और जगह भेजना होगा लीव से, यानी फॉर एग्जांपल लीव से आप फ्लोएम के थ्रू उसको फ्रूट में भेजना चाहते हैं किसी ने, तो वो सुक्रोज की फॉर्म में एक्सपोर्ट होगी। और अगर वहां पर स्टोर करना होगा तो स्टार्च की फॉर्म में, यानी यूटिलाइज करेंगे ग्लूकोज की फॉर्म में, स्टोर करेंगे स्टार्च की फॉर्म में, और ट्रांसपोर्ट करेंगे सुक्रोज की फॉर्म में। और अगर इसको मॉडिफाई करना होगा तो फिर मॉडिफाई वो अमाइनो एसिड्स में भी हो सकती हैं, फैटी एसिड यानी G3P से जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं उनका ताल्लुक अमाइनो एसिड से भी हो सकता है, वहां से आगे प्रोटीन्स बनेंगी, फिर फैटी एसिड से हो सकता है, वहां से आगे लिपिड्स प्रोड्यूस होंगे। और ये जो स्टेप है ये कैल्वन साइकिल का स्टेप नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डार्क रिएक्शन का लास्ट स्टेप जिसको हम प्रोडक्ट सिंथेसिस कहते हैं ये वो है। तो यहाँ जी सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। इंशाल्लाह अब रेस्पिरेशन अगली दफा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अजान भी शुरू हो गई है, तो अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको सारा कुछ सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।